हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस। और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ अ, आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मतलब अम्ल भस्म एवं क्षार, क्लास टेंथ। देखिए, क्लास टेंथ एनसीईआरटी, ये 3 वीडियो हो चुका है। ये चौथा वीडियो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बहुत वीवीआई है। देखिए, इसको समझिए। इसमें क्या है, याद रखिएगा, अम्ल और क्षार। याद रखिएगा हमेशा, अम्ल और अम्ल और भस्म मिलकर हमेशा लवण और जल बनाएंगे। अम्ल और भस्म हमेशा मिलकर क्या बनाएंगे, ये चौथा वीडियो है, लवण और भस्म बनाएंगे। यहाँ पर याद रखने योग्य बात है, जैसे HCl प्लस H2O, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। देखिए, HCl और हाइड्रोजन जल मिलकर क्या बनाया है, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन क्लोरीन आयन बनाया है। देखिए, क्लोराइड बनाया है। इसी तरह से जब NaOH, देखिए NaOH जब H2O से अभिक्रिया करता है, NaOH जब H2O से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, Na प्लस OH माइनस। देखिए, NaOH को जब जल के साथ घोलते हैं तो बनता है Na प्लस OH माइनस। KOH को जब तोड़ते हैं तो देखिए, KOH को जब तोड़ते हैं तो ये बनता है K प्लस OH माइनस। देखिए, ये पॉजिटिव और निगेटिव आयन में टूटता है, हमेशा याद रखेंगे, यह पॉजिटिव और निगेटिव आयन में टूटता है। और MgOH होल ट्वाइस को जब तोड़ेंगे तो Mg2 प्लस OH माइनस इसमें टूटेगा। याद रखिएगा, किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड हमेशा क्षार होता है। मेटल का हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब हमेशा क्षार होता है, बेस होता है। याद रखेंगे, मेटल का कार्बोनेट हो, मेटल का बाइकार्बोनेट हो, मेटल का ऑक्साइड हो, ठीक है, मेटल का ऑक्साइड हो, मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, वो सब हमेशा क्या होता है हमारा, हमेशा हमारा होता है वो आपका क्षार होता है, बेस होता है, हमेशा बेस होता है, मतलब भस्म होता है। याद रखिएगा, जब कोई भस्म, आर्हेनियस ने दिया था नियम कि जब कोई भस्म जब जल में डुबोया जाता है तो OH माइनस देता है। जब किसी भस्म का एक्वस सॉल्यूशन में, किसी भस्म को उसके एक्वस सॉल्यूशन में डुबोए जाता है तो वो विलयन में क्या देता है, वो H माइनस देता है और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। लेकिन वही जब एसिड एसिड जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो देता है H प्लस, हाइड्रोजन आयन देता है। एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है और बेस हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन देता है, OH माइनस देता है। याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार, अम्ल और, याद रखेंगे कि अम्ल और क्षार लवण और जल बनाते हैं। यहाँ पर HX प्लस MOH, देखिए HX मतलब ये अम्ल हुआ, MOH ये भस्म हुआ, ये लवण MX लवण, HOH जल बनाया, मतलब H प्लस OH माइनस एक बस जब जुड़ेगा तो बनेगा H2O। आइए देखते हैं कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। तो याद रखिएगा, क्रियाकलाप 2.10, एक बीकर बीकर में 10 ml जल लीजिए। एक बीकर है, उसमें 10 ml जल लीजिए और इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। देखिए, इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की डालकर बीकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। देखिए, एक बीकर है जिसमें क्या करें, सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को डाला जाए, उसके बाद बीकर को धीरे धीरे घुमाया जाए, बीकर के आधार को स्पर्श की जाए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आएगा, तो क्या तापमान में कोई परिवर्तन आएगा, यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी अथवा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। देखिए, यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी है।
उपयुक्त क्रियाकलाप से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराए गए दोहराए गए गए एवं अपने परीक्षण को लिखिए। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा जल में अम्ल या क्षार। देखिए जल में अम्ल या क्षार घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्मा छिपी होती है। देखिए जल में क्या होता है, क्षार या लवण, वो हमेशा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होता है। याद रखिए, देखेंगे कि गांव देहात में क्या करता है लोग, कि जो चौक चौराहा पर बैठेगा और क्या करेगा, जो समोसा या लिट्टी या चोखा या मतलब प्याजी ये सब का दुकान होता है, वहां पर बैठकर खूब नाश्ता करता है सब। तो इसमें क्या होता है, देखिए ऐसे में क्या होता है कि जो बॉडी में है एसिड का मात्रा बढ़ जाता है। एसिड का जब मात्रा बॉडी में बढ़ जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा, उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा क्षार चाहिए। एसिड का बैलेंस करने के लिए हमेशा जल में अम्ल या क्षार घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। जल में अम्ल या क्षार घुलने की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जल में नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। देखिए जब आप सल्फ्यूरिक एसिड जल में मिलाएं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं, दोनों में आपको क्या करना होता है, जल में सावधानी पूर्वक रखना पड़ता है, ताकि आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड आप मिक्स ना कर दें और बीमार ना पड़ जाएं। देखिए अपने भोजन में सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा को हाइड्रोजन क्लोराइड की मात्रा को नहीं बढ़ाएं। देखिए याद रखेंगे, अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। मतलब जल में मिलाने के लिए ये जो आपका मतलब हेमोग्लोबिन है, वो धीरे धीरे जल में मिलता है। देखिए हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर बाहर आ सकता है। देखिए अम्ल में भी जब जल रखिएगा तो क्या हो सकता है कि वो जल जो है आपका जल जो है वो क्या होगा, सांद्र अम्ल में भी जब जल मिलाइएगा तो उष्मा के कारण मिश्रण असफलित होकर बाहर आ जाता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही साथ अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किए जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के स्कैन डिब्बा या तथा सोडियम स्कैन स्कैन डिब्बा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के लिए चिन्ह चित्र इतना पर दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर जल में जल की जल में अम्ल या क्षार जल में अम्ल या क्षार 6 दशमलव, देखिए जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3OH+ या H3OS-, देखिए OH- में प्रति इकाई आयतन में कभी होती है। देखिए कमी हो जाती है। देखिए जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर अम्ल की सांद्रता H3OH और H3OH का हाँ प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षार का तनुकरण कहते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, बहुत पीवीआई प्रश्न है, इसको समझिएगा, समझते चलिएगा। देखिए NaCl एन NaCl, देखिए एन HCl HCl HNO3,
देखिए HCl HNO3 जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। देखिए HCl और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जब अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अम्लीयता को नहीं दिखाता है, लेकिन जो मतलब बच्चे बनाकर आते हैं उसमें अम्लीयता दिखाता है। तो इस तरह से हमने सॉल्व करना इसको बताएंगे। देखिए अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि जलीय विलयन जो होता है वो फ्री स्टेट में होता है, उसको कोई चीज रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो इसी तरह कुछ ग्लूकोज जैसे यौगिकों का विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। देखिए अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्योंकि उसमें फ्री हाइड्रोजन आयन होता है। देखिए अम्ल का जलीय विलयन में फ्री हाइड्रोजन आयन होता है, और सॉल्ट का निगेटिव आयन होता है, जो क्या करता है, फ्री मूव करने में मदद करता है। अम्ल जलीय विलयन में क्यों विद्युत का सुचालक चालक है। अम्ल जो है जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक क्यों है, वो तो मतलब कि इसकी तरह नहीं दिखता है। देखिए अम्ल की जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। अम्ल में शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता। देखिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि बदलने के लिए उसको ब्लू कलर का चाहिए। देखिए देखिए अम्ल अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए कि जल अम्ल में मिलाना चाहिए। याद रखिएगा हमेशा जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल को जल में नहीं मिलाना चाहिए। देखिए उसके बाद अम्ल को तनु तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल की जल को अम्ल में। देखिए अम्ल के विलयन को तनुकृत तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम, देखिए अम्ल को तनुकृत करते समय, देखिए अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्योंकि अनुशंसित करते कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए या न मिलाना नष्ट जल को नष्ट। देखिए अम्ल के को तनुकृत करने समय तनुकृत तनुकृत करते समय अम्ल के तनुकृत करते समय यह क्यों अनुवांशिक करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में। देखिए अम्ल के विलयन जो होता है तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन देता है। अम्ल की जो विलयन होती है वह तनुकृत करते समय हाइड्रोजन क्या देता है, हाइड्रोजन अ, हाइड्रोनियम आयन देता है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन देता है कि सांद्रता कैसे प्रभावित होती है जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन की हाइड्रोजन OH हाइड्रोक्सिल आयन OH की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। सबसे पहला बताना पड़ेगा, हम लोग को समझना पड़ेगा कि अम्ल एवं क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ये अम्ल और क्षार जो जो दो दिया हुआ है, अम्ल और क्षार, उसका विलयन कैसे क्या होगा, है अम्ल और क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं। हम जानते हैं कि अम्ल क्षार के सूचकों का उपयोग करके अम्ल अम्ल
अम्ल एवं क्षार में अंतर प्रदर्शित करता है। देखिए, हम जानते हैं कि अम्ल क्षार के सूचकों का प्रयोग करके अम्ल अम्ल क्षार में अंतर प्रदर्शित करता है। देखिए, अम्ल उपयोग करके अम्ल क्षार में अंतर 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 प्रदर्शित करता है। इसके देखिए इसके करता है। पिछले अध्याय में हमने H+ अथवा OH- आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम पिछली विलयन क्या हम पिछली हाँ आयनों के विलयनों की सांद्रता को कम होना तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या उस आयनों की संख्या जान सकते हैं। यह विलयन का देखिए यह विलयन का जा, विलयन जान सकते हैं। तनुकरण के कारण ही देखिए कम हो सकता है। तनुकरण के बारे में पढ़ा। देखिए, हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं। क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल क्षार और यौगिक अम्ल क्षार और भस्म अम्ल क्षार एवं भस्म क्यों अम्ल क्षार एवं भस्म कितना प्रबल होता है? हम विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं। क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल अथवा क्षार कितना प्रबल होते हैं? अब देखिए, इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक के सूचक जो अनेक अनेक सूचकों का मिश्रण है का उपयोग देखिए अनेक सूचकों का मिश्रण है का उपयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्नता सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। देखिए, पर- किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन आयन की स्वतंत्रता ज्ञात करने के लिए देखिए किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्नता सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने हेतु विभिन्न विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जल जल ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। उस स्केल किया गया है जो पूषांक जो एक नदी देखिए किया गया है स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल में पी सूचक है। अब पूषांक जो है पो, पोटेंज जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। देखिए, तो याद रखिएगा ये शक्ति चैप्टर है। इसका अर्थ होता है शक्ति ताकत। देखिए, अब अर्थ होता है शक्ति पीएच स्कूल का पीएच स्केल से सामान्य शून्य अधिक अम्लता होता है। देखिए, अगर जिसमें किसी पदार्थ में ज्यादा शून्य आ रहा है इसका मतलब उसमें अम्लीयता ज्यादा है। देखिए, पीएच स्केल में पी सूचक है। पुष्पांक जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है आशक्ति। इस पीएच स्केल के इससे कमाने के लिए इस पीएच स्केल से समांतर शून्य से अधिक चौराही का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा पीएच को एक ऐसी भाषा के रूप में देखना चाहिए जो किसी देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लीयता अथवा 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 क्षारीयता को दर्शाते हैं। जो किसी विलयन की अम्लीयता या
क्षारीयता को दर्शाते हैं। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का वैल्यू, किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो यह अम्लीय विलयन है। कोई भी विलयन लेंगे, अगर उसका पीएच मान 7 से कम है तो उसको क्या लेंगे, उसको लेंगे, देखिए 7 से कम है तो उसे लेंगे, देखिए अम्लीय विलयन लेंगे, अम्लीय विलयन लेंगे। अब देखिए यदि पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो उसके लिए कौन सा लेंगे, तो उसके लिए क्या, पीएच मान बढ़ जाता है तो विलयन में ओएच की सांद्रता को वृद्धि होती है, अर्थात यहाँ क्षार की शक्ति बढ़ सकती है। अतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर भर्ती पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है और उसका एडमिशन किया जा सकता है। देखिए किया जा सकता है बढ़ती हुई अम्लीयता। देखिए यहाँ पर जितना ये पीएच स्केल है, पीएच स्केल पर जिसका वैल्यू पीएच स्केल में कम होगा, जिसका वैल्यू पीएच स्केल में कम होगा उसका पीएच का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका वैल्यू पीएच स्केल में कम होगा उसका पीएच का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका वैल्यू पीएच में, देखिए जिसका वैल्यू पीएच में कम होगा वो उतना ही बड़ा भस्म होगा। जिसका वैल्यू पीएच में सॉरी, जिसका वैल्यू पीएच में 7 के नीचे होगा वो भस्म वो एसिड होगा। जिसका वैल्यू पीएच स्केल में 7 से नीचे होगा वो एसिड होगा। जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वो वो आपका एयर और वाटर होगा। जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा वो एसिडिक रैन में देखिए उसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा, उसका पीएच वैल्यू कम होगा। देखिए H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, हाइ हाइड्रोक्सिल आयन और ऑक्साइड नहीं कहना है। देखिए अब इसको सुधार कर H प्लस AQ इसको लिखना है और OH माइनस AQ माइनस इस सांद्रता परिवर्तन में पीएच स्केल की विविधता। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारणी 2.2, देखिए ये ऑलरेडी हो चुका है। कोई सर जो है वो कराए हैं सब क्वेश्चन के आंसर को। लार खाना, खाना से जो पहले खाते हैं उसका पीएच वैल्यू होता है। देखिए फिर लार का, खाना खाने के बाद का लार का, नींबू रस का, रंग रहित वाती पिए का, गाजर रस का, कॉफी का, टमाटर का, नल का जल और 1 m NaOH का, 1 m HCl का, सबका पीएच वैल्यू होता है। याद रखेंगे जठर, जठर रस जो इंसान के ह्यूमन का HCl होता है पेट का, उसका जो जठर होता है उसका जो आपका एसिडिटी होता है वो लगभग 1 रहता है, 1.2। 1.2 कहने का मतलब बहुत ज्यादा एसिडिटी होता है। और जिसका पीएच वैल्यू मतलब कि जैसे नींबू है तो नींबू का पीएच वैल्यू 2.2 या उससे ज्यादा रहेगा, इसका मतलब वो अम्लीयता उसमें कम होगा और शुद्ध जल में कोई पीएच नहीं होगा, ना वो प्लस होगा ना वो माइनस होगा। देखिए तो इसका जिसका कोई मतलब पीएच वैल्यू जो न्यूट्रल है, जैसे जल न्यूट्रल है तो जल का पीएच वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। जिसका जो न्यूट्रल नहीं है उसका पीएच वैल्यू 7 से छोटा, जो न्यूट्रल होगा उसका पीएच वैल्यू 7 होगा। याद रखिएगा मिल्क मैग्नेशिया, मिल्क मैग्नेशिया इस ये हमेशा जो डाइजिन उलजिन जो सिरप होता है गैस का जेल उसमें मिला हुआ होता है। इसका काम होता है एसिडिटी को कम करना। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसका भी काम है। देखिए उसके बाद कुछ समान पदार्थों के पीएच को पीएच पत्र पर दिखाया गया है। रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए दिए गए हैं। याद रखेंगे
अम्ल तथा क्षार की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करता है। देखिए, जो क्या होता है, अम्ल तथा क्षार की शक्ति विलयन हमेशा H+ आयन या OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वो विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल परवल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाला दुर्लभ अम्ल कहलाता है। उसी तरह H आयन जो है H+ से हो गया, देखिए आयन जो है जो 14 से बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा भस्म होगा, क्षार होगा। देखिए, परवल ये कहलाते हैं आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल परवल अम्ल कहलाते हैं, जबकि H+ आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जिसका मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ ज्यादा होगा, वो हमारा जिसका भी कंसंट्रेशन ऑफ H+ देखिए ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, जिसका वो कम होगा वो उतना ही एसिडिक होगा। देखिए, जितना पीएच वैल्यू कम होगा वो उतना ही एसिडिक होगा। देखिए, यहाँ पर दैनिक जीवन में पीएच क्या महत्व है, तो क्या पौधे या पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? क्या पेड़ पौधे मतलब पीएच के लिए पूरा संवेदनशील रहते हैं? देखिए, क्या पौधे या पशु पीएच के प्रति संवेदनशील रहते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर 7.0 से लेकर 7.8 परास के बीच कार्य करता है, जबकि प्रणाली को केवल यांत्रिक शक्ति पीएच परास में ही जीवित रहना होता है। वर्षा का जल का पीएच मान जब 5 से 6 कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब का जल जब नदी में प्रवाहित होती है तो नदी के जल के अंदर पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसे नदियों में जलीय जीव की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। देखिए, यहाँ पर आपके आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है? तो देखिए, आप लोग अपना अपना मतलब बगीचा का पीएच वैल्यू, मिट्टी का पीएच वैल्यू टेस्ट करा कर लाइएगा। देखिए, आज उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे में स्वास्थ्य किसी के लिए आवश्यक पीएच पीएच ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र की जाती है और एकत्र की जाती एकत्रित की जाती है एवं क्रियाकलाप 12.2 के अनुसार, देखिए 2.12 के अनुसार पीएच की जांच कीजिए। देखिए, पीएच का जांच कीजिए, 2.12 के अनुसार पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन सा बैक्टीरिया होगा। याद रखिएगा, प्रश्नावली में क्रियाकलाप में एक प्रश्नावली में 2 ग्राम मिट्टी रखिए एवं उसमें 5 ml जल मिलाइए। प्रश्नावली की सामग्री को हिलाइए, सामग्री को छीनिए, प्रश्नावली में निषेध एकत्र किया जाएगा। सार्वत्रिक सूत्र पत्र की सहायता से इस निस्यंद पीएच की जांच कीजिए। उसके बाद देखिए, अपने क्षेत्रों में पौधों को क्या होगा, देखिए अपने क्षेत्रों में पौधों को उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी पीएच के संबंध में आपने क्या बोध निष्कर्ष निकलाएंगे?
देखिए, उसके बाद आपका है उसके बाद है हमारे पाचन तंत्र का पीएच वैल्यू। देखिए, हमारे पाचन तंत्र में जो गैस बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हर इंसानों के स्टमक में बनता रहता है। हमको भी देखिए, अब यह उत्पन्न रोचक हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन में सहायक पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन। देखिए, हाँ, अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल तथा उत्पन्न भस्म। देखिए, उत्पन्न देखिए, यहाँ पर इस अध्याय में आरंभ में ही उपचार अ, इस अम्ल मुक्त होता है। देखिए, अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन महसूस होता है, अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटाएसिड एंटाएसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में आरंभ में ही ऐसा ही एक उपचार करते करने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटाएसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है काम आता है। देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक उपयोग किया जाता है। देखिए, पीएच परिवर्तन के कारण तय तय बंद। देखिए, पीएच पीएच मुंह के पीएच का मान। देखिए, पीएच परिवर्तन के कारण दांत का क्षय, दांतों का खराब होना पीएच का परिवर्तन के कारण होता है। जब मुंह का पीएच का वैल्यू 5 या 6 से कम हो जाता है या 5 से कम होता है, तो क्या होता है, दांत कमजोर होने लगते हैं और खराब होने लगते हैं। दांतों का इनेमल जो है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर कठोर पदार्थ है। जब जल में नहीं घुला जब जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित होती है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट अवशिष्ट शकरा एवं खाद्य पदार्थों का निरीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। देखिए, जिसके जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से। अब देखिए, पशुओं एवं पौधों एवं उत्पन्न रसायनों से आ, आत्म देखिए आत्मरक्षा। पौधे और पशुओं द्वारा पौधे एवं पशुओं द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे जैसे दुर्लभ जो आपका मतलब बेकिंग सोडा जैसे दुर्लभ क्षारक का उपयोग करके आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मैथेनाइक अम्ल छोड़ते हैं, जिनके कारण जलन बाद में दर्द का अनुभव होता है। इस तरह से लोग पढ़ेंगे। देखिए उसके बाद कुछ प्राकृतिक अम्ल, सिरका एसिटिक एसिड, संतरा सिट्रिक एसिड, इमली में मिलता है टार्टरिक एसिड, और टमाटर में ऑक्सीलिक एसिड। देखिए, प्राकृतिक खाने पीने में खट्टा चीज में दूध में
दूध में मिलता है, उसके बाद नींबू में मिलता है, उसके बाद नींबू के बाद चींटी का डंक में मिलता है, नेटल का डंक में मिलता है। उसके बाद देखिए अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एथेनोइक, ये दो, हाँ, ये सब अम्ल है और ये सब उसका प्रश्न है। लवण के संबंध में अधिक जानकारी, तो जब लवण और भस्म मिल जाएंगे तो फिर जब लवण और भस्म क्या होगा, अम्ल और भस्म मिल जाएंगे तो फिर लवण बनेगा। देखिए लवण के संबंध में अधिक जानकारी पिछले भागों में हमने अभिक्रियाओं के द्वारा लवण का निर्माण होते देखा। आइए इनके निर्माण गुण धर्म एवं उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लवण परिवार, देखिए लवण परिवार में पीएच, लवणों का पीएच वैल्यू, निम्नलिखित लवणों के पीएच वैल्यू एकत्रित कीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट। कुछ अन्य लवण लवण जो उपलब्ध हो। देखिए उसके बाद जल में इसकी विशेषता, देखिए जल में इसकी विलेयता की जांच कीजिए। केवल आश्विक जल का उपयोग कीजिए। लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जा सकती है एवं पीएच पेपर का उपयोग कर इनके पीएच का मान भी निकाला जा सकता है। कौन से लवण अम्लीय क्षारीय का उदासीन है? तो याद रखिए कि लवण बनाने के लिए उपयोग होने होने वाले अम्ल क्षार की पहचान कीजिए। अब आपने परीक्षणों से सारणी 2.4 में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, परवल अम्ल एवं परवल भस्म। परवल अम्ल एवं परवल भस्म के लवण से पीएच, परवल अम्ल और परवल भस्म क्षार के लवण से पीएच का मान 7 होता है और ये उदासीन होते हैं। जबकि परवल अम्ल और दुर्बल भस्म से ये पीएच का मान 7 से अधिक होता है और ये 7 से परवल अम्ल और दुर्बल भस्म के, देखिए दुर्बल क्षार के लवण पीएच का मान 7 से कम होता है, ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, ये क्षारीय होते हैं। साधारण नमक से रसायन, आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि ये एक उदासीन लवण है। इस समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में ठोस लवण का भी विशेष चलन है। निक्षेप होती है। बड़े आकार का यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग का होता है। देखिए इसके खनिज नमक कहते हैं, इसे खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बनने जब युगों के व्यतीत होने के बाद समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया हो। खनिज नामक देखिए खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होती है। हम आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। हम जानते हैं कि हमारे सेनानी सेनानी अ, सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। देखिए उसके बाद हम लोग का साधारण नमक का रसायनों, कच्चा पदार्थ।
यह एक प्रकार का साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए हम देखते हैं कि कई पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन लगा दीजिए और OH होल ट्वाइस लगा दीजिए। देखिए, NaCl, NaCl, NaOH, NaOH लगा दीजिए। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इस इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्हित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। जब सोडियम क्लोराइड एक वस्त्र में जल मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलता है। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलता है, का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। चित्र 2.8 में इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाया है। देखिए, अब जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल हुआ, ये सब में हुआ रोगाणुशक, CFC, कीटनाशक, इन सब में इसका उपयोग होता है। एनोड, एक तरफ देखिए पॉजिटिव रेडिकल जो होगा एनोड बोलेंगे, निगेटिव रेडिकल कैथोड बोलेंगे। देखिए, एनोड और कैथोड जब बैटरी में आप देखेंगे तो एनोड और कैथोड रहता है। तो एनोड और कैथोड जब रहता है तो क्या होता है, तो देखिए, जब ईंधन मर्जिंग खास करके लिए अमोनिया नमक का देखिए नमक का नमक का घोल NaOH के साथ धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए साबुन तथा अपमर्जक कागज का बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर का उपयोग करते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया का उत्पाद, देखिए, नमक का घोल NaOH के साथ धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए साबुन तथा अपमर्जक का कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर का उपयोग करते हैं। अब ये विरंजक चूर्ण, आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण को विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaCl होल ट्वाइस से दर्शाया जाता है या CaOLClCl बोलता जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होती है, तो इसका रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्लस जल प्लस कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। देखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण को वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। कई रसायन उद्योगों में एक उपापचय के रूप में एवं आप पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा क्या होता है याद रखिएगा। बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर में रसोई घर में किया जाता है, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। और बेकिंग सोडा जो होता है स्वास्थ्य खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए, कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एवं मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl जब उसको पानी में मिलाते हैं, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
उससे पास कराते हैं और अमोनिया गैस पास कराते हैं तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे मतलब कि हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग एवं मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड H2O प्लस CO2 प्लस NH3 ये सब मिलकर बनता है क्या, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड। क्रियाकलाप 1 4 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के पीएच के मान की जांच की, तो क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि इसका उपयोग एक अम्ल के अम्ल के उदासीन करने के लिए किया जाता है। यह एक दुर्लभ और संक्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने में अत्यधिक अभिक्रिया होती है। NaHCO3 तो क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। देखिए बेकिंग सोडा का उपयोग, बेकिंग सोडा पाउडर का उपयोग, बेकिंग सोडा हाइड्रोजन का हाइड्रोजन कार्बोनेट और टॉर्टिक अम्ल एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है जो बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है। जब NaHCO3 को जब H8H प्लस CO2 प्लस H2O प्लस अम्ल का सोडियम लवण किसी से प्राप्त होता है। देखिए इसी तरह इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी का केक में खमीर उठाया जाता है। इस तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाती है। देखिए इसी से सोडियम बाइकार्बोनेट को जब मिलाया जाता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और खमीर जो होता है स्पॉन्जी हो जाता है, पावरोटी स्पॉन्जी हो जाता है, इससे मुलायम हो जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की एंटाइक्स एसिड का एक घटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा, देखिए इसका उपयोग कपड़ा धोने का सोडा में भी किया जाता है। Na2CO3.10H2O धोने का सोडा एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट में पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, यह भी एक क्षारीय होता है। Na2CO3 में जब वाटर मिला देते हैं तो Na2CO3.10H2O बनता है। ये सोडियम कार्बोनेट से धोने का सोडा बनता है। अब देखिए ये 10H2O दर्शाता है कि यह Na2CO3 को आर्द्र बताता है। इसका उत्तर अगले पार्ट में दिया जाएगा। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई उद्योग प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोग रसायन है। धोने का सोडा का उपयोग क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच साबुन कागज उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। तीसरा, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों को साफ सफाई में होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। क्या लवण का क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, तो देखिए यहाँ तक आज हम पढ़ा दिए। पेज नंबर 35 तक यहाँ से हमको आगे पढ़ाना है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं, यहाँ से पढ़ाना है। इसके बाद आगे पढ़ाया जाएगा। देखिए यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। वहाँ जाएंगे, वहीं पर एग्जाम के समय नोट्स मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।